हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जीआईसी प्रवक्ता सोशियोलॉजी की जो न्यू वैकेंसीज आई हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और इसमें कई वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं भारतीय पाश्चात्य विचारक पे, तो उसे आप देख लीजिएगा। आज से आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया था कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है? ये किसने कहा था? ऑप्शन ए J.H. हट्टन, ऑप्शन बी G.S. घुरिये, ऑप्शन सी आंद्रे बेताई या ऑप्शन डी S.C. दुबे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। G.S. घुरिये ने ये बात कही थी कि जाति व्यवस्था जो है वो इंडो आर्यन संस्कृति की ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना मैदान में हुआ है। अब आइए जानते हैं G.S. घुरिये के बारे में। G.S. घुरिये, जिनका पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरिये है, मुंबई विश्वविद्यालय बात की जाएगी। मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किसने की थी? तो वो पैट्रिक गिडिक्स ने की थी। और उसके पैट्रिक गिडिक्स के बाद विभाग अध्यक्ष कौन बना? G.S. घुरिये बने, जो कि प्रथम भारतीय विद्वान थे। ठीक है, इसीलिए इनको भारतीय समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो G.S. घुरिये को कहा जाता है। G.S. घुरिये के अध्ययनों में अधिकांशतः क्यों और क्या के 2 प्रश्नों की विवेचना की गई है और साथ ही प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय विद्याशास्त्र इडियोलॉजी उपागम का प्रयोग किया है। तो अगर बात की जाएगी भारतीय विद्याशास्त्र के से कौन संबंधित है, तो G.S. घुरिये संबंधित हैं। G.S. घुरिये ने जात की उत्पत्ति पे प्रजाति सिद्धांत का समर्थन करते हुए हिंदू जनसंख्या को शारीरिक विशेषताओं के आधार पर 6 भागों में बांटा है। पहला इंडो आर्यन, दूसरा पूर्व द्रविड़, तीसरा द्रविड़, चौथा पश्चिमी द्रविड़, पांचवा मुंडा और छठा मंगोलियन। उसके बाद G.S. घुरिये ने जाति के उद्भव के बारे में कहा है कि जाति प्रणाली इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का शिशु है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है और वहां से इसे देश के दूसरे भागों में लाया गया है। ये G.S. घुरिये ने कहा था और इन्होंने जाति को इस आधार पर 6 भागों में बांटा। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। G.S. घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं का भी वर्णन किया है। पहला, समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा संस्करण, तीसरा खान पान और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, चौथा जातियों की धार्मिक निर्योग्यताओं तथा विशेष अधिकार, पांचवा व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव और छठा अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध। ये था G.S. घुरिये के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। और अगर आपको फ्रेंड्स इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। शेड्यूल कास्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रकाश में कब आया? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1931 या ऑप्शन डी 1970। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, 1935 में शेड्यूल कास्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग में किया गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वेबर के मत अनुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके अनुसार या किसके आधार पर होता है? ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी वर्ग या ऑप्शन डी समूह। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ग। तो वेबर ने बताया है कि वर्ग के आधार पर ही लोगों के जीवन अवसरों में अंतर देखा जाता है। आइए जानते हैं वेबर ने वर्ग की क्या अवधारणा दी है, क्या बताया है वेबर ने वर्ग के बारे में। मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनकी समान वर्ग परिस्थिति होती है। ऐसे समूह के व्यक्तियों को समान जीवन अवसर प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने बताया है कि वर्ग में कई वर्ग बटे होते हैं जिनमें जो एक जैसे समान वर्ग वाले होंगे वो एक जैसी उनकी परिस्थिति होगा, एक जैसा स्टेटस होगा, और दूसरे जो जैसे वर्ग स्थिति वाले समान वाले होंगे उनके दूसरे तरह का स्टेटस होगा। ये इन्होंने बताया है। और जो मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग की रचना की है वो बाजार की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अगर बात की जाएगी कि किसने बाजार की भूमिका में वर्ग को माना है तो मैक्स वेबर ने माना
है तथा वर्ग का समस्त विश्लेषण बाजार के संबंध पर ही किया है। इनके अनुसार सामाजिक वर्ग की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो एक वर्ग में प्रायः सभी सदस्यों को बहुत कुछ एक सी आर्थिक सुविधाएं या अवसर प्राप्त होंगे। जैसे कि इन्होंने जो वर्ग बांटे हैं, जैसे दो या तीन तरह के वर्ग बताए हैं, तो उनमें बताया कि एक जैसी उनकी आर्थिक सुविधाएं या अवसर होंगे। दूसरी बात किया इन्होंने, वर्ग पूर्णतः आर्थिक हितों पर ही आधारित होगा और उनके सदस्यों को वस्तु पर अधिकार और आमदनी के संबंध में कुछ निश्चित अवसर प्राप्त होंगे। और तीसरी ये बात किया कि ये अवसर या सुविधाएं वस्तुओं और श्रमिकों में बाजार के भाव के अनुसार बदलता रहेगा। ये बताया इन्होंने सामाजिक वर्ग के बारे में। और इन्होंने जो वर्गों का वर्गीकरण किया वो 3 प्रकार से किया, संपत्ति वर्ग, उपलब्धि वर्ग और मध्यम वर्ग। तो संपत्ति वर्ग जिसके पास संपत्ति होगी, ठीक है, उपलब्धि वर्ग जो अपने उपलब्धि के अनुसार उसे ग्रहण करेगा, और मध्यम वर्ग जो संपत्ति और उपलब्धि के बीच के भी कड़ी होंगे या बीच में जो लोग आते होंगे उन्हें मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग में इन्होंने रखा है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्रीय बिंदु है। ऑप्शन ए घटित सामाजिक घटनाओं का विन्यास, ऑप्शन बी व्यक्तित्व पर सामाजिक घटनाओं का प्रभाव, ऑप्शन सी मनुष्यों की मानसिक प्रक्रियाएं, या ऑप्शन डी व्यक्तियों के मध्य संबंधों का प्रतिमान। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान को सामाजिक परिप्रेक्ष्य का केंद्रीय बिंदु माना गया है। आइए जानते हैं कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है। जैसे कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों और संस्थाओं, व्यवहारों, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था, परिवर्तन आदि सभी को अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। तो ये मान लीजिए कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सामाजिक जो क्रियाएं होंगे, समूह होंगे, संबंध होंगे, व्यवस्था होगी, अव्यवस्था होगी, परिवर्तन होगा समाज का, वो सभी चीज़ें सम्मिलित किया जाता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो भी सामाजिक घटनाएं होंगी उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा और कार्यकारण संबंधों को देखा जाएगा कि अगर समाज में ये घटना हुई है तो उसका कारण क्या था और कारण के बाद उसका प्रभाव क्या हुआ। तो कार्य कारण संदर्भ में इसको देखा जाएगा और एक वैज्ञानिक रूप दिया जाएगा। ये इसे कहेंगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का या सामाजिक घटनाओं को के मध्य संबंधों का अध्ययन करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश में समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन हुआ? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस में समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले उद्भव हुआ। आइए जानते हैं इसके बारे में कि समाजशास्त्र की कैसे उत्पत्ति या उद्भव हुआ इसके बारे में। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास 19वीं शताब्दी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तविकता यह है कि फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से होने वाली राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र से यूरोप का आर्थिक ढांचा जो है बहुत ही तेजी से बदलने लगा और उस समय अधिकांश विद्वान एक नए सामाजिक विज्ञान के द्वारा इस बदलती हुई सामाजिक संरचना का अध्ययन करना आवश्यक समझने लगे। और इसमें सबसे पहले सेंट साइमन ने ये जो विचार अगर आया किसी के मन में, तो सेंट साइमन के मन में 1824 ईस्वी में आया कि जो फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप का पूरा ढांचा बदल रहा है, उससे क्या क्या समाज में चेंजेस हो रहे हैं उसे उसका अध्ययन करना। ठीक है। उसके बाद सेंट साइमन के बाद अगस्त काम्टे ने 19वीं शताब्दी में एक महान विचारक के रूप में उभर कर आए और इन्होंने सेंट साइमन और जेम्स मिल के विचारों को गंभीरता से अध्ययन किया और एक सामाजिक विज्ञान की रूपरेखा बनानी आरंभ कर दी। और इसी आधार पर अगस्त काम्टे ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया और सामाजिक विज्ञान की नींव रखी। प्रारंभ में इन्होंने जो अध्ययन किया था उसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा, बाद में इन्होंने समाजशास्त्र रखा। और समाजशास्त्र की अगर बात की जाएगी इसकी स्थापना कब हुई, तो 1838 ईस्वी में अगस्त काम्टे द्वारा की गई, इसीलिए अगस्त काम्टे को ही समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। संस्था दर्शाती है ऑप्शन ए अस्थायित्व, ऑप्शन बी स्थायित्व, ऑप्शन सी परिवर्तन, या ऑप्शन डी स्थायित्व एवं परिवर्तन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी स्थायित्व। आइए बढ़ते हैं, जानते हैं कि संस्था क्या होती है। संस्था शब्द का
सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया और समनर ने 1906 ईस्वी में अपनी पुस्तक फॉकवेज में संस्था का वैज्ञानिक या व्यापक रूप प्रस्तुत किया। वहीं M.E. बर्न्स ने अपनी पुस्तक सोशल इंस्टीट्यूट में संस्था का अर्थ प्रस्तुत किया। और अब जानते हैं संस्था होता क्या है। तो संगठन कुछ मान्यता प्राप्त नियमों, प्रथाओं और रीतियों पर आधारित होता है। इन प्रथाओं और नियमों को ही संस्था कहा जाता है और संस्था जो होती है वो अमूर्त होती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि एक संस्था किसी भी समाज के सभी संरचनात्मक तत्वों का योग होती है। तो आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? ऑप्शन ए 30 जनवरी सन 2006 से, ऑप्शन बी 2 फरवरी सन 2006 से, ऑप्शन सी 15 अगस्त सन 2006 से या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर सन 2006 से। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 2 फरवरी सन 2006 से भारत में मनरेगा लागू किया गया। आइए अब जानते हैं मनरेगा में क्या क्या कार्य होता है, ग्रामीण विकास के लिए कैसे इसे लागू किया गया भारत में। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे मनरेगा को पहले नरेगा बोलते थे, जिसका अगर पूरा नाम जाने तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। नरेगा का हिंदी में अगर पूरा नाम जाने तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहेंगे। भारत में लागू यह एक रोजगार गारंटी अधिनियम है जो कि 7 अक्टूबर सन 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। लेकिन इसे भारत में लागू कब किया गया? तो वो 2 फरवरी सन 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर नामक गाँव में लागू किया गया। शुरुआत में इस योजना में 200 जिले जुड़े। उसके बाद 1 अप्रैल सन 2008 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अगर बात की जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में नरेगा का जो नाम है मनरेगा कर दिया गया है, जो कि 2 अक्टूबर सन 2009 से बदला गया है। और अब इसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। और इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जो प्रतिदिन 220 रुपये की संविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरों के लिए तैयार किया गया है। तो ये एक तरह से ग्रामीण विकास के लिए ये कार्य शुरू किया गया कि जो भी लोग रोजगार नहीं पाते थे उनके लिए 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया गया है, जिसका अगर न्यूनतम मजदूरी की बात की जाएगी तो 220 रुपये प्रतिदिन का है। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं? ऑप्शन ए माजुमदार मदान, ऑप्शन बी कूले, ऑप्शन सी बर्स्टेड या ऑप्शन डी केलकर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। कूले ने ये बात कही है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कह सकते हैं। तो इसे याद रखिए कि ये डेफिनेशंस में भी पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है कि वर्ग लगभग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होगा तो वो जाति का रूप धारण कर लेगा। तो ये कूले ने बोला है। ठीक है, आइए जानते हैं अब चार्ल्स कूले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे कि चार्ल्स कूले, जिनका पूरा नाम चार्ल्स हॉर्टन कूले है, इनका जन्म 17 अगस्त 1864 को मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। और जो इनके पिता थे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, जिनका नाम थॉमस एम कोलाई था। तथा इनकी मृत्यु 8 मई 1929 को हुई, वो भी मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। और इनकी पत्नी का नाम एल्सी जोनस था। तथा ये अगर किस समाजशास्त्री से प्रभावित हुए थे तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड से, चार्ल्स डार्विन से और रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन से ये प्रभावित हुए थे। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण संरक्षण हेतु मैग्सेसे सम्मान द्वारा विभूषित किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर अबुल कलाम, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी सत्यार्थी या ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र सिंह को पर्यावरण संरक्षण हेतु मैग्सेसे सम्मान से विभूषित किया गया, जो कि सन 2011 में किया गया था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है या किसका कथन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स,
ऑप्शन बी टीबी बाटोमोर, ऑप्शन सी रॉबर्ट बीरस्टेड या ऑप्शन डी आर.एम. मैकाइवर एवं सी.एच. पेज। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये इंटर में भी कई बार अगर जिसका समाचार सब्जेक्ट रहा है उसको बहुत अच्छे से ये आता होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर.एम. मैकाइवर एम सी.एच. पेज ने ये बात कही है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। आइए जानते हैं आर.एम. मैकाइवर एवं सी.एच. पेज के बारे में। जैसे आर.एम. मैकाइवर, जिन्हें रॉबर्ट एम. मैकाइवर भी बोलते हैं, इनका जन्म 17 अप्रैल 1882 में स्कॉटलैंड में हुआ था। इनके पिता कैल्विनिस्ट थे तथा 14 अगस्त 1911 को उन्होंने एलिजाबेथ मेरियन पीटरकिन से विवाह किया तथा इनके 3 बच्चे थे, इयॉन, टेनेट मर्शन, क्रिस्टीना एलिजाबेथ और डोनाल्ड गार्डन। ये इनके 3 बच्चों के नाम थे। तथा अगर इनकी शिक्षा के बारे में बात की जाएगी तो इन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से एमए किया और पीएचडी किया तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की और इनकी मृत्यु 15 जून 1970 को 88 वर्ष की आयु पर न्यूयॉर्क शहर में हुई। और अगर इनकी पुस्तक या ग्रंथ सूची की बात की जाएगी तो समुदाय या कम्युनिटी, जो 1917 में आई, या हिंदी में बदलती दुनिया में श्रम या लेबर द चेंजिंग वर्ल्ड, सामाजिक विज्ञान के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस 1921 में, द मॉडर्न स्टेट 1926 में, समाजशास्त्र का सामाजिक कार्य से संबंध या रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ सोशल वर्क, आर्थिक पुनर्निर्माण इकोनॉमिक्स रिकंस्ट्रक्शन 1934 में, लेविथॉन एंड द पीपल और सामाजिक कारण सोशल कॉजन, जो कि 1942 में आई। अब जानते हैं चार्ल्स पेज के बारे में, जो कि इनका जन्म 2 जून 1860 ईस्वी को विक्सिन, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ तथा ये किस चीज़ के लिए जाने जाते थे, तो ये फाउंडर ऑफ सैंड स्प्रिंग के लिए जाने जाते थे। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए 10 क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।